समय आंखें बंद किए बैठी आरजे की तरफ बढ़ गया। उसने आरजे की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो मिस, क्या आप शिवानंद चैटर्जी के बारे में कुछ जानती हैं? आरजे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने से समय ने आरजे के कंधे पर हाथ रखा। मिस, आप सुन रही हैं? अचानक समय ने अपना हाथ झटकते हुए पीछे खींच लिया। आरजे ने अपनी आंखें खोली, जो गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुकी थी। समय ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर हैरानी से आरजे की तरफ। ये क्या था? ये झटका? आरजे अपने हाथ झाड़ते हुए पलटी। क्या है? कोई इंसान शांति से बैठ ध्यान मग्न भी नहीं हो सकता? आरजे ने खुद को शांत करते हुए कहा। समय ने अपने हाथ की तरफ देखा। नहीं, शायद मेरा वहम होगा। आई थिंक मुझे आराम की जरूरत है। समय ने अपना हाथ झटका। आर्यन बोला, शिवानंद चैटर्जी या उनकी बेटी के बारे में जानती हैं आप कुछ? ये नाम सुन आरजे सोच में पड़ गई। सुना सुना सा लग रहा है। कहाँ सुना है याद नहीं आ रहा है, आरजे ने सोचते हुए कहा। समय ये सुन आरजे के सामने आ गया। सच में आपने सुना है? कहाँ सुना है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? आरजे ने सोचते हुए कहा। शायद, पर अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, शायद मैंने नहीं सुना, या शायद सुना होगा। आरजे ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आखिरी 5 मिनट बचे थे 8 बजने में। अब आरती भी लगभग खत्म हो गई थी। लोग आशीर्वाद और प्रसाद ले अपने घरों को लौट रहे थे। तो कुछ वहाँ घाट पर बैठे पानी को निहार रहे थे, तो कुछ अभी भी दीप जला गंगा नदी में प्रवाहित कर रहे थे। समय बोला, थोड़ा जल्दी बोलिए प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। समय ने परेशान होते हुए कहा। समय का टाइम सेट था। 8 बजे पहुंचकर डिनर करना है और करेक्ट 9 बजे सो जाना है। वो अपने सेट किए टाइम के हिसाब से ही चलता था। उसमें कोई गड़बड़ी हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आरजे ने समय को घूरा। सॉरी, मुझे भी लेट हो रहा है। मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करती जो मेरे लिए अपना कीमती वक्त नहीं दे सकते। मुझसे हेल्प चाहिए तो वेट करना होगा, वरना आप इज्जत से जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बताने वाली। इतना कह वो घाट की तरफ बढ़ गई। उर्वेन बोला, जाओ जाओ, आरजे ने कह दिया मदद नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इतना कहकर उर्वेन के साथ सब आरजे के पीछे घाट की तरफ बढ़ गए। समय को आज तक किसी ने इतना रूखा जवाब नहीं दिया था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी उससे इस तरह बात करने की। समय को आरजे का ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आर्यन ने हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। समय ने आर्यन को घूरा। आर्यन समय को खुद को घूरता देख डर कर चुप हो गया। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मुझे लेट हो रहा है। अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरा अपना बनाया शेड्यूल पहली बार बिगड़ जाएगा, और अगर चला गया तो ये लड़की हाथ से छूट जाएगी। इसे अगर सच में कुछ पता है तो ये हमारे केस के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आर्यन ने समय को परेशान देखा। सर, आप कहें तो एक सजेशन दूं? आर्यन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। समय ने आर्यन को घूरा। ठीक है, नहीं देता हूँ। इतना कह वो चुप हो गया। समय बोला, बोलो। उसने बिना किसी भाव के साथ कहा। आर्यन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। बोलो सर। समय बोला, बोलो। समय ने खुद को शांत करते हुए कहा। आर्यन ने कहा, सर, अगर आप इस लड़की का किसी तरह नंबर ले लें तो हम इससे बाद में मिल सकते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। समय ने आर्यन का कंधा थपथपाया। अच्छा आइडिया दिया है तुमने। इतना कह के वो आरजे की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने अपनी कॉलर ठीक की और मुस्कुराते हुए समय के पीछे चला गया। आरजे आराम से घाट पर बैठकर दूर तक पानी में तैरते दीपों को देख रही थी। आरजे को दीपों का दूर तक बिना किसी टेंशन के दूसरों की इच्छाओं उम्मीदों का भार उठाते हुए तैरना काफी अच्छा लग रहा था। बाकी सब वहाँ पानी से एक दूसरे के साथ खेलने लगे। आर्यन भी उन्हें दूर खड़ा पानी से खेलते हुए देख रहा था। उसका भी मन था, पर समय की वजह से उन्हें दूर खड़ा खेलते हुए देखकर ही खुश हो रहा था। समय आरजे के पीछे आया। आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है कि मेरे लिए शिवानंद चैटर्जी को ढूंढना बहुत जरूरी है। समय ने एक बार फिर कोशिश की, ये सोचकर शायद आरजे उसे अपना नंबर दे दे और वो यहाँ से जा सके। आरजे ने समय की तरफ देखा। आ जाओ, बैठो।
आरजे ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, नदी की लहरों की तरह, शायद कुछ सोच रही थी। समय तो बिल्कुल हैरान ही रह गया। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। अगर वो बैठ जाता तो उसे और भी ज्यादा लेट हो सकता था। और फिर इस वक्त आरजे उसे बैठने के लिए क्यों कह रही है, ये सवाल भी उसके दिमाग में घूम रहा था। समय ने परेशान होते हुए कहा, मिस, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज नंबर दे दीजिए, मुझे जाना है, मेरा अपना शेड्यूल है, मुझे अपना हर काम समय पर करने की आदत है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है बैठने के लिए, जल्दी से अपना नंबर दीजिए और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। इतना काफी था आरजे से पंगा लेने के लिए। समय ने अनजाने में ही शांत नदी में पत्थर फेंक मुसीबत मोल ले ली थी। आर्यन ने अपना सर पीट लिया। यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता, लड़कियों से ऐसे नंबर कौन मांगता है? अगर मैं इसके पास रहा तो मैं भी पिट जाऊंगा। हे भगवान, अपने इस भक्त पर थोड़ी दया करो। आर्यन ने आसमान में देखते हुए कहा। आर्यन धीरे से वहां से थोड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया। आरजे ने ये सुन समय को घूरा और अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। लेट हो गए तो भूकंप आ जाएगा। शांति से यहाँ बैठी थी, पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ यहाँ से, नहीं दूंगी मैं अपना नंबर। और अब तो शिवानंद जीवानंद के बारे में कुछ पता भी होगा तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जाओ अपना टाइम बचा लो, पर मुझे छोड़ दो। आरजे ने अपना सिर पकड़ा। कूल आरजे। आरजे ने खुद को शांत करने की कोशिश की। समय ने घड़ी में टाइम देखा, सिर्फ 5 सेकंड बची थी। अब समय को भी गुस्सा आ रहा था। मुझे लेट हो रहा है और आप जैसे लोगों को टाइम की कदर नहीं होती। मैं भी कहाँ आपसे पूछ रहा था, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। शांति से बैठो, पूरी रात पूरा दिन बैठी रहो। बेकार लोग, ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? समय बुरी तरह चिढ़ चुका था। इतना कह समय जाने के लिए मुड़ा ही था कि आरजे ने गुस्से में पीछे से समय की कॉलर पकड़ के उसे नदी में धक्का दे दिया। छप्पक की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। आर्यन सर चिल्लाते हुए घाट की तरफ भागा। सिमी भी घाट की तरफ भागने लगी। अर्घ ने उसे पकड़ लिया। आरजे के मसले में टांग मत अड़ाओ। अगर आरजे ने उसे पानी में धक्का दिया है तो जरूर उसने कुछ बड़ा किया होगा। सिमी ने छोटा सा मुंह बना लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मानसा बोली। आरजे है ना, उसे कुछ नहीं होने देगी, टेंशन मत लो। यूनी ने स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए कहा। लोगों को सबक सिखाने का आरजे का अपना तरीका है। और मुस्कुराते हुए सब फिर से सिमी के साथ खेलने लगे। सब एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। आरजे ने अपने हाथ फोल्ड किए और समय की तरफ देखने लगी। वैसे तुमने अपनी जबान का प्रयोग गलत इंसान के सामने कर दिया। तुमने जितना बोला उसके हिसाब से तो मुझे तुम्हें डुबा के मार देना चाहिए। देखते हैं यमराज तुम्हें टाइम से लेने आते हैं या नहीं। आरजे के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। समय ने अपने चेहरे को अपने हाथों से साफ किया और गुस्से में आरजे को घूरने लगा। घमंडी कहीं की, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे पानी में धक्का दिया है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आरजे गुस्से में समय की तरफ बढ़ी, पर आर्यन को वहां आते देख उसने अपने कदम पीछे कर लिए। आर्यन समय के लिए काफी परेशान दिख रहा था। उसे परेशान देख आरजे ने समय से कहा, इस लड़के की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगली बार मिले तो अच्छे से बताऊंगी तुम्हें मैं कौन हूँ। आर्यन बोला, सर जल्दी से हाथ दीजिए, आपको ठंड लग जाएगी, यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। आर्यन ने अपना हाथ समय की तरफ किया। आरजे समय को चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराई। सॉरी, आज तुम लेट हो जाओगे। इतना कहकर उसने अपने साथियों को इशारा किया और अपनी वैनिटी वैन की तरफ बढ़ गई। सब उसके पीछे चले गए। समय अभी भी आरजे को जाते हुए देख रहा था। समय को इतना गुस्सा आयुध पर भी नहीं आया था जितना आरजे पर आ रहा था। आर्यन बोला, सर ठंड में मरने का इरादा है क्या? चलिए बाहर आइए। हाँ भी ना, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ऐसे कोई लड़की से बात करता है क्या? शुक्र मनाइए उसने आपको छोड़ दिया। अगर उसकी जगह मैं होता तो इसी घाट पर आप तबीयत से पिट जाते। समय ने आर्यन को घूरा।
तो आर्यन झेप गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी सर। समय तैरते हुए नदी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए घाट की सीढ़ियों पर लेट गया। आर्यन बोला, आप ठीक तो है ना सर? समय बोला, ठीक हूं मैं, बस वो नाक पे थोड़ा पानी चला गया था। समय ने खुद को शांत करते हुए कहा। आर्यन ने समय को हाथ दिया। एक बार फिर समय आर्यन का हाथ पकड़ने की बजाय खुद खड़ा हो गया। आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस वक्त समय को गुस्से में देख उसने चुप रहना ही सही समझा। समय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी वाटरप्रूफ थी, इसलिए उसे पानी से तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये देख समय ने एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड, इससे कुछ हो जाता तो मैं छोड़ता नहीं उस घमंडी लड़की को। समय ने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा। आर्यन को समय का एक मामूली घड़ी के लिए इतनी फिक्र करना थोड़ा अजीब लगा। थैंक गॉड सर, आपकी जान बच गई, ऐसी घड़ी तो और आ जाएंगी। समय बोला, यहाँ पर इस मॉडल की और इस तरह की वॉचेस नहीं मिलती, मुझे इसी मॉडल की वॉचेस पसंद है। अब चलो, पहले ही हम 15 मिनट्स लेट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता उस घमंडी लड़की के पास शिवानंद चैटर्जी का कोई सुराग होगा, वो बस मुझे परेशान कर रही थी। आर्यन ने कहा, ये भी हो सकता है वो सच में कुछ जानती हो, बस अगर आप थोड़ा अच्छे से बात करते तो बता देती। ये सुनकर समय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो वहां से खड़ा हुआ और चला गया। ये देखकर आर्यन चुप हो गया। इसके बाद आर्यन ने ज्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप समय के पीछे चल दिया। वहीं आरजे ने अपनी वैनिटी वैन एक पुरानी खाली पड़ी धर्मशाला के सामने रोकी। उस धर्मशाला का केयर टेकर मशाल लेकर उनका इंतजार कर रहा था। अर्क ने कहा, तुमने ये धर्मशाला कब बुक किया आरजे? उसने धर्मशाला को ध्यान से देखते हुए सवाल किया। आरजे मुस्कुराई और बोली, तुम आम खाओ, गुठलियां मुझे गिनने दो। चलो अपना सामान इस धर्मशाला में शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम यहाँ 2 दिन से ज्यादा रुकेंगे। ये सुन सिमी के अलावा बाकी सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आरजे कह रही है। यूनी ने आरजे के माथे पर हाथ फिराया। तुम्हारा यायावरी का कीड़ा मर गया क्या? ये सुन आरजे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मनसा बोली, ये अचानक से इतना अच्छा फैसला तुमने कैसे ले लिया? उर्वेन ने कहा, मैं भी तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकने के लिए बोलने ही वाला था। सब काफी खुश थे, पर साथ ही साथ आरजे के इस फैसले से हैरान भी थे। सिमी ने कहा, क्या हुआ, सबको उतरना नहीं है क्या? ये तो खुशी की बात है, हम यहाँ कुछ और दिन रुक रहे हैं। मुझे भी ये जगह काफी पसंद आई थी, मैं तो बहुत घूमूंगी, सिमी ने चहकते हुए कहा। आरजे ने अपनी साइड वाला वैनिटी वैन का दरवाजा खोला और नीचे कूद गई, जबकि बाकी सब पीछे के दरवाजे से सामान लेकर नीचे उतर आए। आरजे मशाल लेकर खड़े केयर टेकर की तरफ बढ़ी। उसने सबको पीछे ही रहने का इशारा किया ताकि कोई उसकी बातें न सुन सके। सब उसकी बात सुन वैनिटी वैन के पास ही रुककर आरजे के बुलाने का इंतजार करने लगी। केयर टेकर ने चाबी देते हुए कहा, आप कहती तो मैं आपके लिए अच्छे से होटल में रूम बुक करवा देता। आपने रुकने के लिए ये खाली पड़ी पुरानी धर्मशाला क्यों चुनी? ये इलाका भी काफी सुनसान है। अगर रोजी रोटी का सवाल ना होता तो मैं इस धर्मशाला की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। इतना कह के वो जल्दी से वहां से चला गया। जैसे थोड़ी देर और रुकता तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। आरजे ने उस धर्मशाला की तरफ देखा। उसे अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसका चेहरा खिल उठा। ऐसे तो केयरटेकर ने धर्मशाला को काफी अच्छे से रखा था और आरजे के आने से पहले उसकी सफाई भी करवा दी थी, पर फिर भी धर्मशाला अब काफी खंडहर हो चुकी थी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। दिखने में वो काफी पुरानी थी, जो कि उसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां साफ बता रही थी। इसके अलावा धर्मशाला के आसपास काफी जंगली पौधे उगाए थे, जिन्हें उखाड़ना शायद किसी ने जरूरी नहीं समझा। सुनसान इलाके में होने के कारण यहाँ काफी शांति पसरी हुई थी। ये धर्मशाला पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो काफी सैलानी इस धर्मशाला में रुकना चाहेंगे, ताकि पहाड़ों का आनंद और करीब से ले सकें। इस धर्मशाला में आग लगने के बाद से यहाँ कोई नहीं ठहरा है। सब इसे एक हॉन्टेड प्लेस मानते हैं, क्योंकि उस आग में जलकर काफी लोगों की मौत हो गई थी और लोगों का मानना है कि
अभी भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं रहती हैं, पर ये सिर्फ एक अफवाह है। पर फिर भी काफी लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने यहाँ मरने वाले लोगों की आत्माओं को देखा है। जिस तरह से उन लोगों ने इस धर्मशाला में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन किया, उससे सबको यकीन हो गया कि ये हॉन्टेड प्लेस है। हालांकि इस अफवाह के बारे में आरजे को छोड़ किसी भी टीम मेंबर को कोई अंदाजा नहीं था। सब यहाँ कुछ दिन और रुकने के नाम पर ही बहुत खुश हो रहे थे। आरजे ने एक तिरछी निगाह से अपने साथियों की तरफ देखा जो वैनिटी वैन के पास खड़े आपस में यहाँ की जगहों पर घूमने फिरने के एक्साइटमेंट को बयां कर रहे थे। आरजे ने उन्हें शांत और खुश देखकर अपने सीने पर हाथ रख के एक चैन की सांस ली। इन्हें कुछ ना ही पता चले तो ही अच्छा है, नहीं तो मुझसे पहले ये सब यहाँ से भाग जाएंगे। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान फैल गई। उर्वेन की नजर आरजे पर पड़ी जो उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, तो उर्वेन आरजे की तरफ बढ़ गया। उर्वेन ने एक नजर धर्मशाला और उसके आसपास डाली। जगह तो काफी अच्छी है, बस धर्मशाला थोड़ी पुरानी लग रही है, पर हमें कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ ठहरना है, कुछ दिन के लिए काफी है। उर्वेन ने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। उर्वेन की तरफ से हामी देख आरजे की सारी टेंशन पल में गायब हो गई। मुझे भी ये जगह काफी पसंद आई। आई होप तुम्हें पसंद आई तो बाकी की टीम को भी पसंद आएगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने उर्वेन से कहा, सिमी का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना, वो हमारी टीम में नई है। मैं नहीं चाहती उसे कभी भी रिग्रेट हो आरजे लाइफ का हिस्सा बनने के लिए। इतना कहकर वो चाबी लेकर धर्मशाला की तरफ बढ़ गई। उर्वेन ने सबको इशारे से अंदर चलने को कहा तो सब खुश हो गए। अंधेरा हो चुका था, इसलिए सबको नींद आ रही थी। किसी ने भी धर्मशाला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरजे ने दरवाजा खोला। धर्मशाला अंदर से सच में काफी बड़ी थी। आरजे ने लाइट ऑन की तो सामने एक लंबा बड़ा हॉल नजर आया जिससे सब कमरे जुड़े हुए थे। साथ ही एक कोने में एक छोटा प्यारा किचन और उसी के पास सोफा और चेयर्स थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि यहाँ सब एक साथ बैठकर चाय पीते होंगे। नीचे रूम बहुत सारे थे, पर ऊपर की मंजिल पर सिर्फ 2 रूम थे, जिसमें से एक मेन ऑफिस था जहाँ सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जहाँ यहाँ ठहरे हर किसी पर्यटक का रिकॉर्ड था, और दूसरा एक लग्जरी रूम था जो कुछ खास वीआईपी लोगों के लिए था। ये यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार रूम था। आरजे ने उस रूम की तरफ देखा और सबसे बिना किसी भाव के कहा, अपने लिए कोई भी कमरा पकड़ लो, ऊपर वाला रूम मेरा है। मानसा और यूनी ने मुंह बना लिया क्योंकि उनकी नजर भी उसी रूम पर थी। मानसा बोली, ये गलत है, हमें भी एक मौका दो उस बड़े रूम में रहने का। यूनी ने कहा, हाँ एक मौका मुझे भी। यूनी ने एक छोटी प्यारी बच्ची की तरह क्यूट सा फेस बनाकर आरजे को देखा। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से आरजे उनकी बात मान जाएगी। आरजे मुस्कुराई, तो ठीक है, जो उस बड़े रूम तक पहले पहुंचेगा वो रूम उसका। बोलो मंजूर है? सिमी बोली, वाह मजा आएगा, देखते हैं कौन जीतता है, उसने खुश होते हुए कहा। अर्क और उर्वेन पहले से जानते थे कि ये दोनों चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें पर आरजे से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आंखें मलते हुए वो दोनों एक कमरा पकड़ अपना सामान लेकर अपने कमरे में चले गए। जबकि सिमी उन तीनों को देख रही थी। कोई भी जीते पर देखने में मजा बहुत आने वाला है, सिमी ने खुद से कहा। तीनों की नजरें उस बड़े रूम की तरफ थीं। तभी सिमी सीटी बजाती है और उसी के साथ यूनी और मानसा सीढ़ियों से भागते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गईं। पर आरजे आराम से रेलिंग की तरफ बढ़ गई। उसे सीढ़ियां चढ़ना उतरना काफी बोरिंग लगता था। मानसा ने यूनी से आगे जाते हुए उसे चिढ़ाया तो यूनी ने उसकी टांग खींचते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे खींच दिया। इसी के साथ मानसा नीचे आ गिरी और उसे चिढ़ाते हुए यूनी आगे बढ़ने लगी तो इस बार मानसा ने उसका पैर नीचे खींच लिया। अब यूनी भी मानसा के बराबर हो गई थी। कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। सिमी ने ये देख अजीब सा मुंह बना लिया। तभी उसकी नजर आरजे पर पड़ी जो एक टेबल के सहारे रेलिंग पर लटक गई थी और अपने हाथों पर जोर बनाते हुए बिना सीढ़ियां चढ़े दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। ये देख सिमी चिल्ला दी, वो मजा आ गया। यूनी और मानसा ने आरजे की तरफ देखा
तो आरजे ने भागकर बड़े रूम का दरवाजा खोल यूनी और मानसा को मुस्कुरा कर चढ़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। यूनी और मानसा तो हैरानी से वहां खड़ी ही रह गईं। सिमी उन दोनों के पास आई और अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार गया। आरजे जीत गई। अब वो रूम आरजे का है। आरजे सच में काफी इंटेलिजेंट है। सिमी ने उबासी ली। हाँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। इतना कहकर सिमी मुस्कुराते हुए सामने वाले रूम के अंदर चली गई। मानसा ने यूनी को घूरा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूनी बोली, नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे चिढ़ाती नहीं तो मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचती। मानसा और यूनी ने मुंह बना लिया, फिर एक साथ अपना सिर पकड़कर कहा, हम दोनों ही बेवकूफ हैं, और थक हार कर दोनों अपने कमरे में चली गईं। समय और आर्यन लॉज पहुंचे तो सामने रिसेप्शन पर अपनी टीम के साथ परेशानी में टहलता आयुध दिख गया। उसी वक्त आयुध की नजर समय और आर्यन पर पड़ी। आयुध और समय एक दूसरे को घूरने लगे। आयुध ने समय को ऊपर से नीचे तक भीगे हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। आयुध बोला, आज बड़े कमाल लग रहे हो समय। शिवी ने आयुध को रोकना चाहा। स्टॉप इट आयुध, अभी भी तुम्हें समय से लड़ना है। इस टाइम ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें इतने दिन हो गए हैं पर अब तक उस परिजात के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, और तुम। शिवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। शिवी की बात सुन समय को थोड़ा आराम महसूस हुआ। समय को लग रहा था कि आयुध उससे पहले शिवानंद चैटर्जी तक पहुंच जाएगा, पर सबको परेशान देख उसे काफी अच्छा लगा था। समय बोला, शिवी समझदार है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए आयुध। मुझ पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। आयुध ने ये सुन शिवी को घूरा तो शिवी चुप हो गई। आयुध समय की तरफ मुड़ा। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें ये सुनकर, पर तुम्हें बता दूं, अगर मैं उस परिजात पत्थर तक नहीं पहुंच पाया तो तुम्हें तो कभी नहीं पहुंचने दूंगा। समय ने एक गहरी सांस ली। इसे इस वक्त इनसिक्योर करना बहुत जरूरी है। उसने खुद से कहा, तुम्हें बता दूं, मैं उस इंसान तक पहुंच चुका हूं जिसे शिवानंद चैटर्जी के बारे में पता है। हो सकता है वो मुझे उसकी बेटी तक पहुंचा दे।